नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग LTGIC GDC मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में लेक्चर 7 लेके आए हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की प्रश्न श्रृंखला में हम प्रश्न नंबर 10 आदिकाल में ये 10वां प्रश्न है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसका उत्तर लेखन करेंगे। प्रश्न है, परमाल रासों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसका उत्तर लिखेंगे, परमाल रासो काव्य परंपरा की प्रमुख कृति के रूप में विख्यात है। इसे उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बैलेड तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे वीर गाथा काव्य कहा है। कुछ विद्वान इसे महाकाव्य मानते हैं। इस रचना की जनता में अत्यधिक लोकप्रियता को देख डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे वर्तमान युग का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य माना था। अभी तक इसकी प्रामाणिकता की प्रति उपलब्ध नहीं हुई है। इसके रचयिता जगनिक हैं, जो महोबा के नरेश परमार्दी देव के आश्रित थे। जगनिक ने इस काव्य में महोबा क्षेत्र के 2 लोक प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल के वीर चरित्र को यथार्थ ढंग से प्रस्तुत किया। इनके द्वारा किए गए विभिन्न युद्धों का बड़ी ओजपूर्ण भाषा में वर्णन इस ग्रंथ की विशेषता है। इस युद्ध में आल्हा छंद वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा वैश्यवाड़ी है। यह सदैव गायकों की परंपरा द्वारा ही विकसित होता रहा है। यह एक गेय काव्य है। इसकी मूल प्रेरणा व्यक्तिक वीर भावना, स्वाभिमान, दर्द और साहसपूर्ण भावों का वर्णन है, जो निम्नवत है। 12 बरस लो कुकर जिए और 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इस पंक्ति को हम इस प्रश्न के उत्तर में दे सकते हैं। ये जगनिक की पंक्ति है। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो आदिकाल के साथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचनाकार चंद्रवरदाई माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उन्होंने चंद्रवरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई दोनों का जन्म एक ही दिन और मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी।
कविचंद के 4 पुत्र थे, जिनमें चतुर्थ पुत्र जल्हड़ था। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर गजनी ले गया, तो उस समय चंद्रबरदाई भी उसके पीछे गए और अपने पुत्र जल्हड़ को अपनी अधूरी रचना पृथ्वीराज रासो सौंप गए। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन नृप काज। बाद में जल्लड़ ने इस अधूरी रचना को पूर्ण किया था। पृथ्वीराज रासो के बृहत, मध्यम, लघु और लघुतम 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। इन चारों संस्करणों को देखकर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग हैं। विद्वानों का एक वर्ग पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः जाली एवं अप्रामाणिक मानते हैं, जिनमें डॉक्टर बुलर, गौरीशंकर ओझा, मुरली देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वान प्रमुख हैं। दूसरा वर्ग है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाला। इस वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड आदि विद्वान आते हैं। विद्वानों का तीसरा वर्ग है पृथ्वीराज रासो का अर्ध प्रामाणिक रचना मानने वाले। इस वर्ग में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय भी इसी में आते हैं, अर्ध प्रामाणिक में। इसके बाद पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता भले ही संदिग्ध हो, परंतु काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बेजोड़ है। पृथ्वीराज रासो में युद्ध वर्णन के लिए डिंगल भाषा का तथा श्रृंगार वर्णन में पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। रासो काव्य परंपरा में यह एक अद्वितीय काव्य है और आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों का विवेचन मुख्यतः इस काल को आधार बनाकर ही किया जाता है, जिससे इसका महत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, रासो साहित्य काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। लिखेंगे, रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा हुआ साहित्य है, जिसका मुख्य स्वर वीर रस का रहा है। इस साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजाश्रय में रहने वाले चारण या भाट थे। ये राजाओं, आश्रयदाताओं, वीर पुरुषों तथा सैनिकों की वीरगाथात्मक युद्ध घटनाओं को केवल बढ़ा चढ़ाकर ही नहीं, उनकी यथार्थपरक स्थितियों एवं सत्यों को भी बारीकी के साथ चित्रित करते थे। वीर गाथा भावनाओं के वर्णन के लिए इन्होंने रासक या रासो छंद का प्रयोग किया है, इसलिए इनके द्वारा लिखा गया साहित्य रासो साहित्य कहा जाता है। इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। इसमें पहली हेडिंग हम बनाएंगे, ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकालीन रासो रचनाओं में
इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन युद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इन कवियों द्वारा दिए गए सम्मत और तिथियां इतिहास से मेल नहीं रखती। इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य है। नेक्स्ट हेडिंग है युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन इस ग्रंथ का प्रमुख विषय है और यह वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है, ऐसा लगता है मानो सब कुछ इन कवियों के सामने ही घटित हुआ हो। चारण कवि केवल मत्स्यजीवी ही नहीं, वे समय आने पर तलवार लेकर लड़ना भी जानते थे। उनकी वीर रसात्मकता में रासों की झंकार स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उनके युद्ध वर्णन के सजीव चित्रण वीर हृदय में आज भी वीरता पैदा करते हैं। अगली हेडिंग है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। वीर गाथा कालीन चारण या भाट कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की खुलकर झूठी प्रशंसा की है। इन कवियों ने अपने राजाओं को ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं से भी बढ़कर शूर तथा वीर बताया है। इन राजाश्रित कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की खुलकर प्रशंसा की है, जो अतिशयोक्ति से परिपूर्ण है। नेक्स्ट हेडिंग है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में वीर श्रृंगार उस समय युद्ध का बाजार चारों ओर गर्म था। वीर रस का जितना सुंदर परिपाक इन काव्यों में मिलता है, उतना हिंदी साहित्य के किसी भी काल में नहीं मिलता। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों।